प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम नागरिक शास्त्र का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संविधान, शासन एवं आवश्यकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 संविधान, शासन एवं आवश्यकता। संविधान किस लिए जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, क्या लाभ है, क्यों जरूरत पड़ी हमें संविधान बनाने की। ठीक है, तो चलिए पाठ का परिचय देखिए। संविधान का अर्थ कानून की आवश्यकता, समाजवादी राज्य, गणराज्य, स्वतंत्रता, संविधान एवं कानूनों के मध्य संबंध, लोकतंत्र में संविधान की भूमिका, भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्श, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य के समक्ष उद्देश्य, समानता, कानून के अर्थ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, न्याय, बंधुत्व। इन सभी बिंदुओं पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। संविधान का अर्थ देखिए बच्चों, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान उन कानूनों तथा नियमों का क्या है, दस्तावेज है। क्या है, लिखित रूप दस्तावेज है। ठीक है, संविधान कानून और नियमों का दस्तावेज है जो जिससे किसी देश के शासन को चलाया जाता है। देश के शासन को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का लिखित रूप का दस्तावेज हमारे भारत में है। ठीक है, हर एक देश का संविधान होता है, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में है। ये दस्तावेज कहलाता है, कानून और नियमों का दस्तावेज। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सरकार के गठन, उनके कार्य निश्चित करता है। ठीक है, और भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों, जैसे देखिए राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि का उल्लेख करता है हमारा संविधान। ठीक है, तो इस तरह से संविधान में जो हमारी सरकार है उनके तीनों अंगों को, शक्तियों तथा कार्यों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये हमारे अधिकारों यानी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ठीक है, राज्य एवं नागरिकों के बीच में जो संबंध है वो नियमित करता है। यह सरकार को नियंत्रित करने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दोहरा कार्य करता है। संविधान का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आप समझ ही गए होंगे, संविधान के कानूनी किताब, दस्तावेज, जिसमें कानून और नियमों के क्या है, दस्तावेज है जो हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों का क्या करता है, व्याख्या करता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के नियम पूर्वक कार्य करने पर क्या देता है, जोर देता है। सरकार जो नियम कानून बनाती है संविधान के अनुसार बनाती है। चलिए अब आइए लोकतंत्र में संविधान की भूमिका क्या है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, यानी कि लोकतंत्र जो बनता है उसकी जो सत्ता, उस शक्ति होती है जनता के हाथ में होती है। जनता अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या हो जाता है, कुल मिला के लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है, उसी के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं जो सरकार में शामिल होते हैं। ठीक है, और वो जो निर्वाचित सदस्य है वो इन लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं के लिए वो कार्य करते हैं, इन्हीं के उद्देश्यों मतलब नागरिकों के अधिकारों, उनके कर्तव्य के ऊपर अच्छे से वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। यानी कि सरकार अब जो है, लोकतंत्र सरकार जो है जनता के लिए कार्य करती है। ठीक है, वे सत्ता का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकती, कुछ नियम व सिद्धांत उनके साथ बंधे हुए, उसके अंतर्गत रहकर उन्हें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, संविधान जो है सिद्धांतों का एक संग्रह है। प्रत्येक सिद्धांत कुछ नियम के अनुसार कार्य करते हैं। सिद्धांत किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अपनी इच्छा से चलाने से रोकता है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है, यही सिद्धांत जो संविधान में है, ये क्या या तो एक व्यक्ति हो, व्यक्तियों का जो समूह है उनको अपनी मनमानी करने नहीं देता संविधान। ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आधारभूत सारी आवश्यकता प्रत्येक, यानी चाहे धर्म, लिंग कुछ भी हो, है ना, इन सभी आधार पर भेदभाव नहीं करता। संविधान सभी के लिए समान रूप से सभी के लिए, संविधान के आगे सभी समान रूप से देश के नागरिक होते हैं। सभी को हर प्रकार की सुविधा जो सरकार द्वारा चलाई जाती है प्रत्येक को प्राप्त होंगी। ये सिद्धांत सरकार के अंगों की स्थापना, उनकी शक्तियों, पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों को सुनिश्चित करते थे। प्रजातंत्र के लिए संविधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है,
प्रजा के लिए संविधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में खुलकर हर एक नागरिक के अधिकार कर्तव्य की बात की गई। सरकार पर नजर रखने के और सरकार को अपनी मनमानी ना चलाने पर जोर दिया गया है। चलिए अब आजिए कानून का अर्थ। वे संकल्पनाएं या नियम जो सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय तथा स्थायी रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, जो कानून के रूप से लागू किए जाते हैं, सबको उसका पालन करना होता है। इसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं हो सकता। कानून जब एक बार लागू हो जाए, ये सुनिश्चित होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबको इन सब चीजें जो ये विशेषता, ये जो नियम इन विशेषताओं के साथ जो हमारे देश में या किसी भी देश में लागू होते हैं, कानून कहलाते हैं। कानून शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। सिज्विक के अनुसार देखिए परिभाषा, कानून वे सामान्य निर्देश है जो समुदाय यानी कि जो हमारे भारत के नागरिकों के आचरण हेतु बनाए जाते हैं तथा जिनका पालन ना करना सरकार या अन्य किसी सत्ता के द्वारा दंडनीय होता है, दंड दिया जाता है यदि उनका पालन ना किया जाए। हॉलैंड के अनुसार देखिए, कानून मानव के बाह्य आचरण के लिए सामान्य नियम है जो एक प्रभु सत्तावान राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इस तरह से सबको अपने नियमों के अंदर रहना, साथ में मिलकर रहना, परस्पर रहने के लिए तो कुछ कानून बनाए गए हैं जिसका पालन देश के नागरिकों को करना होता है। कानून की निम्नलिखित विशेषताएं। कानून किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक उपकरण है। कानून व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है, यानी कि निजी जीवन में वो किसी का दखल अंदाजी नहीं देता, बाह्य जीवन में, इसका ये अर्थ है। कानून एक निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा लागू किया गया है। ऐसी मानवीय सत्ता प्रभु सत्तावान होती है। राज्य एक प्रभु सत्तावान राजनीतिक संगठन है। जो ऐसी जो मानवीय सत्ता होती है कानून के अंतर्गत जो आती है, प्रभु सत्तावान होते हैं। राज्य एक प्रभु सत्तावान राजनीतिक संगठन। कोई भी नियम तब तक लागू कानून नहीं बन सकता जब तक राज्य का अनुमोदन प्राप्त ना हो, जब तक उस राज्य की जो सरकार है वो उस चीज में हाँ ना भर दे, तब तक वो नियम कोई भी उस पर नहीं थोप सकता। यानी हमारा जो देश है, केंद्र सरकार भी अगर कोई नियम लेकर आ रही है तो राज्य की सरकार का वहां पर सहमत होना जरूरी है, तभी वो नियम उस राज्य में लागू होगा, ठीक है। कानून की आवश्यकता देख लीजिए। कानून की आवश्यकता, कोई भी सभ्य समाज तब तक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक उस समाज में रहने वाले लोगों के बीच में नियम कानून प्राकृतिक रूप से बनाए गए हो और उसका पालन ना किया गया हो, ठीक है। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से उनका पालन, यानी कि प्राकृतिक रूप से यानी कि हर कोई व्यक्ति का व्यवहार में वो कानून आ जाता है, यानी कि उसको जबरदस्ती मानना पड़े, प्राकृतिक रूप से वो मानने लगे। मतलब समाज में रहना है तो कानून में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, समाज में आप चाहते हो सहयोग के साथ सब एक साथ सभी धर्म एक साथ मिलकर रहे, तो कानून का पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वस्तुतः कानून समुदाय के नागरिक जीवन को नियमित करते हैं। कानून समाज के सहज रूप से चलने तथा राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में क्या करते हैं, योगदान देता है। कानून इसलिए जरूरी है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्श देख लीजिए। संविधान की सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, अब देखिए संविधान, देखो संविधान तो बहुत संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। उसका अध्ययन करने से पहले हम उस संविधान की आत्मा को जानते हैं। आखिर संविधान में है क्या, संविधान में किस बात पे जोर दिया जाता है, तो वो जो उसका जो आत्मा है प्रस्तावना के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। क्या है, कानूनी दस्तावेज। किसी भी पुस्तक की भांति इसका भी प्रारंभ एक परिचय भूमिका से होता है जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो कोई भी पुस्तक से पहले कुछ परिचय दिया जाता है, उस पुस्तक का परिचय भूमिका क्या, उस पुस्तक में या उस किताब में किस बात पर किस चीज का मतलब क्या उद्देश्य है उस किताब का, तो ऐसा परिचय, ऐसा उद्देश्य प्रस्तावना में दिया जाता है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ है कानूनी दस्तावेज का परिचय। प्रस्तुत देखो प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय भी है, परिचय देती है संविधान में क्या क्या चीजें कही गई हैं, ठीक है। और कुंजी भी है, ठीक है। संविधान की कुंजी भी है। इसमें वे आधारभूत सिद्धांत तथा आदर्श उल्लेखित है जो हमारे देश के भावी कर्णधारों को राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय तथा उन्हें लागू करते समय सदैव ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह के नियम, आदर्श और सिद्धांत है जो क्या है, सरकार को, कोई भी सरकार किसी भी तरह का कानून अगर लागू कर रही है तो उसको संविधान के अनुसार
करना पड़ता है। तो ये चीज जो है ना वो प्रस्तावना में दी गई है कि कौन सी वो बातें हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें वे लक्ष्य या उद्देश्य भी सम्मिलित है जो हमारे संविधान के निर्माता प्राप्त करना चाहते थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, जो चाहते थे कि हमारे देश में ये सुविधाएं हैं और ये व्यवस्था हो, सभी के क्या हो, समान अधिकार हो। तो इस तरह के उद्देश्य उनके थे। संविधान लिखने से पहले जो संविधान निर्माता थे उनके अपने उद्देश्य, तो वो उद्देश्य भी इसमें दिए गए हैं। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी है ना द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित रूप में प्रस्तावना निम्नलिखित है। देखो, परिवर्तन जो होते हैं वो संशोधन कहलाते हैं। जो भी संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, संशोधन होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहे 42वें संशोधन। संशोधन के क्रमानुसार संशोधन दिए गए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण देखिए, तो बच्चों ये देखिए हमारी प्रस्तावना यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखिए हमारे देश के, हमारे संविधान में क्या उद्देश्य, क्या आधारभूत उद्देश्य है जिन पर हमें हर एक कानून बनाने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। तो देखिए ये जो समय है, ये जो तिथि है, ये ऐतिहासिक तिथि जो कि किसमें है, प्रस्तावना में लिखी गई है। ये अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तभी तो 26 जनवरी हम हर साल मनाते हैं संविधान बनने की खुशी में। ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हर साल 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था। अंगीकृत कब हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो हर साल 26 जनवरी को लागू हुआ, तो 26 जनवरी को ही हर साल गणतंत्र के दिवस में मनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान बनकर लागू हो गया था। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए, इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की आत्मा को परिलक्षित करती है। यानी कि संविधान का जो उद्देश्य, जो आत्मा है, वो किसमें है, प्रस्तावना से पढ़ने से ही पता चलता है कि संविधान क्या है, किस बात को जोर दे रहा है, क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रदर्शित करती है, प्रस्तावना प्रदर्शित करती है कि भारत के लोग ही उसकी वास्तविक सत्ता है। भारत के लोग ही क्या है, वास्तविक सत्ता है। देश का सर्वोच्च दस्तावेज देश की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाया गया है। तो ये जो संविधान बनाया गया था उस समय जनता के निर्वाचित सदस्य ही मिलकर बनाए हैं। ठीक है, संविधान की प्रकृति तथा लक्ष्य प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एक ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य लोगों द्वारा चलाया गया, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जो राज्य होता है उसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों को वर्णित किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, ये उल्लेखनीय है कि मूल संशोधन प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता शब्द लिखे गए थे। देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता, ये जो है ये जब संविधान लिखा गया तब से ही लिखे गए, लेकिन बाद में जो और शब्द जुड़े, उसके बाद जो बाद में और संशोधन होने के बाद शब्द जुड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये शब्द और जोड़ दिए गए बाद में। मूल रूप से तो जब लिखा गया तो ये वाले शब्द पहले से ही थे, बाद में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द बाद में जोड़े गए। ठीक है, अब अजय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है। चलिए, अपने सभी आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए जो स्वतंत्रता राज्य में होती है, उसी राज्य को
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्रता राज्य कहते हैं। किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, किसी तरह का कोई आकर किसी तरह की अड़चन नहीं डाल सकता। तो यदि कोई भी राज्य नागरिकों के हित में कोई कानून चलाता है तो वो स्वतंत्र है उस चीज को लागू करने में। तो तभी राज्य को क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है, तथा कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से स्वतंत्र है, कोई भी हमारे मामले में बाहर के विदेशी लोग या फिर बाहर के देश हमारे में बाहर के देश आकर हम पर क्या है हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों में क्या है, हमारे देश के हर एक राज्य स्वतंत्र है, ठीक है। अब आइए समाजवादी राज्य। देखिए प्रस्तावना के अंतर्गत जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देख रहे हैं, जैसे प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो प्रस्तावना के अंतर्गत है, इनका खुलकर हम यहाँ पर अर्थ को समझेंगे। समाजवादी राज्य वह होता है जो सभी को देश की संपदा पर समान अधिकार तथा उसके लाभ प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि राज्य की नीतियां इस प्रकार हो कि सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए हो। राष्ट्रीय संपदा का वितरण इस प्रकार लिखा जाए जिससे व्यक्तियों की आय संबंधी पर्याप्त विषमताएं कम हो। धनी व्यक्ति पर उचित नियंत्रण रखा जाए जिससे निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा हो सके, ताकि हमारा देश गरीबी और अमीरी में ना बटे। तो इस तरह के कुछ नियम समाजवादी राज्य के अंतर्गत आते हैं जो इन सब चीजों को, इन सभी उद्देश्यों पर ध्यान देते हैं। अगला देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष देखिए हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, ईसाई, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है। तो इस तरह के इतने मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने तथा देश की एकता कायम करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द में 4 बिंदु मुख्य हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के क्या विशेषताएं? भारत, पाकिस्तान, ईरानी, सऊदी अरब आदि देशों जैसा धर्म शासित राज्य नहीं है। ऐसा नहीं कि उस देश में केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं या फिर उन्हीं को सारी सुविधाएं दी गई हैं, उन्हीं को ही स्वतंत्रता दी गई, नहीं। हमारे देश में हर एक धर्म को स्वतंत्रता प्राप्त है, सबको हर एक चीज की स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकार ने जो संविधान में साफ साफ इस बात पे ध्यान दिया गया है, लिखा गया है। संविधान कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, ठीक है। राज्य का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी सरकारी धर्म नहीं होता है। सभी धर्म क्या है, समान रूप से किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। चौथा देखिए सभी भारतीयों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु यह भी सुनिश्चित कर ले कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को देश में सांप्रदायिकता का प्रचार करने या विविध संप्रदायों के बीच घृणा, वैमनस्य तथा दुर्भावना फैलाने की अनुमति नहीं है। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना या फिर दूसरे धर्मों को क्या करना, दूसरे धर्मों के बीच में घृणा उत्पन्न करना, इस सब की अनुमति नहीं। अपने धर्म के पूजा उपासना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म में, ठीक है। किसी भारतीयों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का, अपनी इच्छा के अनुसार अपनाने का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता है, वो कर सकता है, जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए लोकतांत्रिक राज्य। आज लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए होती है। लोकतंत्र सरकार क्या होती है? लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के हित में होती है। तो इस तरह से लोकतंत्र का स्पष्ट अर्थ है, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं लोकतंत्र में क्या कहा गया है? सरकार की शक्ति उसके लोग हैं, उसके लोग, जो सरकार है उसके लोग ही उसकी शक्ति हैं। संविधान ने नागरिकों को संघ की संसद, राज्यों के विधान मंडलों तथा स्थानीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सारी सरकार जो सदस्य होते हैं ना, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। देश के सभी वयस्क लोग प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाले चुनाव में भाग ले सकते हैं। यदि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है तो वो उसे बदल भी सकते हैं। तभी तो कहा गया है लोगों के द्वारा लोगों के हित के लिए जो सरकार बनाई जाती है वो लोकतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत
आती है। प्रत्येक राज्य की सरकार होती है जो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, अब देखिए गणराज्य देख ले। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें सामान्यतः राज्य का प्रधान राष्ट्रपति चयनित व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति को भी चुना जाता है परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? जैसे देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने नेता चुनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर वही मंत्री चयनित जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो गणतंत्र राजतंत्र से भिन्न होता है। राजतंत्र में राजा वंशानुगत शासक होता है। देखो गणतंत्र क्या होता है, चयनित राजा होता है, चुना गया राज्य, जबकि राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा राजा होता है। लेकिन अब क्या है, आज के समय में हमारे देश में राजतंत्र नहीं गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र राज्य है ना कि राजतंत्र। अब आइए राज्य के समक्ष उद्देश्य। राज्य के समक्ष उद्देश्य देख लीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से गुजरा है। ठीक है, देश के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रदान करना आवश्यक समझा गया है प्रत्येक राज्य के ऊपर। ये सभी उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। राज्यों को इन सभी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। न्याय, हमारा समाज अनेक सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त है। जाति प्रथा लोगों को उच्च तथा निम्न जातियों में बांटती है। ठीक है, यह अंतर बहुत से अन्यायों को जन्म दे रही है। निर्धन तथा निम्न जाति के लोग धनी तथा उच्च जाति के लोगों द्वारा शोषित किए जाते हैं, शोषित होते तथा उनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता है। जो उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इन सभी विषमताओं व समाज की कमजोरियों की, इन सभी बुराइयों को हटाने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है संविधान के अंतर्गत। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। ठीक है, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने समाजवाद को अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया है। तो इसीलिए इन सभी लक्ष्यों को ये सभी लक्ष्य समाजवाद के लक्ष्य कहलाते हैं। स्वतंत्रता आ जाती, लिबर्टी। स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ठीक है, किसी की मतलब ये स्वतंत्रता का सिद्धांत ऐसा है जो इसको क्या है, लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। जहां स्वतंत्रता है तो वो लोकतंत्र कहलाता है। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता है। वे निर्भीक, बिना डरे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म विश्वासों का पालन कर सकते हैं। समानता आ जाइए। देखिए बच्चों, ये सभी शब्द क्या है, प्रस्तावना में है। एक एक शब्द का मतलब हम खुलकर देख रहे हैं। समानता, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। होगा कोई व्यक्ति उच्च जाति का या फिर धनी व्यक्ति होगा, पर यह उसका ये नहीं वो अपनी जगह क्या धनी हो या उच्च जाति का हो, परंतु उसका ये अधिकार नहीं कि किसी निम्न जाति के व्यक्ति के जीवन में वो दखल अंदाजी दे या उसे नीचा दिखाए। ठीक है, समानता, सबको संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। सबको अपनी क्या है, सबको स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए, और समानता के अंतर्गत सभी को समान स्तर, समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। बंधुत्व, बंधुत्व क्या है? देखिए, भारत भूमि सांस्कृतिक विविधता से पूर्ण है। ठीक है, भारत भूमि सांस्कृतिक विविधता से पूर्ण है। विभिन्न देशों के विभिन्न लोक समूह की अपनी परंपराएं, भाषाएं, धर्म तथा संस्कृतियां, अपनी अपनी सबकी धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां होती हैं। इस तरह से एक ही देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग एकता एवं अखंडता की माला में पिरोए हुए हैं। इसी को ही आपस में भाईचारा, बंधुत्व की भावना जो स्थापित हुई है, अलग अलग भिन्नता में भी एकता और अखंडता स्थापित है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पर विभिन्न समुदाय आपसी समझ पैदा करके सांप्रदायिकता की भावना पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जातिवाद, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो सके। निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और ना ही ये कानून रूप से बाध्य करने वाला दस्तावेज ही है। यह केवल नीति निर्माताओं के एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, क्या नीति निर्माताओं जो नियम कानून बनाते हैं उनको एक दिशा दे रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है संविधान। ठीक है,
चलिए अब आज संविधान एवं कानूनों के मध्य संबंध। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कानून के बिना ना तो कोई भी समाज शांतिपूर्ण चल सकता है और ना ही किसी राज्य का जो शासन कार्य सरलता पूर्वक चलाया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना के पूर्व शासन की आज्ञा को ही कानून माना जाता था। ऐसे कानून शक्ति के प्रयोग पर आधारित थे, यानी कि इसका मतलब है जब हमारा देश आजाद नहीं था, इससे पहले क्या थे, राजा महाराजाओं का समय था, फिर अंग्रेज आए, कई सारे व्यापारी आए और बाहर के इस तरह के लोग क्या होते थे, जो कानून बनाते थे हम पर थोपते थे, हमें उन्हें मानना पड़ता था। ठीक है, और ये क्या होता है, जिनके पास जो शक्ति होती थी ना उस समय, वो शक्तिशाली राजा होते थे, जैसे कि अंत में अंग्रेज सबसे आखिर में गए, हमारे देश को गुलाम बना के गए हुए थे, जबरदस्ती घुसे थे, यहाँ के लोग तो थे नहीं, जबरदस्ती घुसे, शक्ति और शक्ति क्या, जब उन्होंने सब चीजें हड़प ली, सारे राज्य हड़प लिए, सारे क्षेत्र हड़प लिए, तो अपनी शक्ति के आधार पर उन्होंने हम पर कई सारे कानून थोपे। ठीक है, तो पहले समय में कि शक्ति के आधार पर कानून लागू होते थे, लोगों की इच्छा पर नहीं। वर्तमान विश्व में एक लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि ही कानून बनाते। अब क्या है, जनता के द्वारा, लोगों की इच्छा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री बनते हैं, मंत्री से फिर क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, जो सामान्य जनसाधारण की भलाई के लिए होते हैं, और ये कार्य भी किसके लिए करते हैं, लोगों के नागरिकों के हित में ही करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में भी कभी कभी कानून ऐसे होते हैं जो सभी लोगों को स्वीकार्य नहीं होते, तथा ऐसे भी संभव है कि कुछ कानून हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण लगते हों, किंतु कानून का पालन फिर भी किया जाना चाहिए। अतएव हमें कानून का पालन करना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि कानून ऐसा हो जो क्या है, नागरिकों के हित में सही नहीं हो और सभी का मत उस कानून को हटाने का हो, तो वो कानून तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है तो कोई कानून समाज के लिए हितकारी नहीं है तथा ये समाज को क्षति पहुंचा रहा है, तो उसे अवश्य ही ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं आप पूरी तरह से मान ले। देखो, व्यक्तिगत की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कानून ऐसा आ गया जो क्या है, सभी हमारे देश के लिए क्या हो, सही नहीं हो, हित में ना हो, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, अब आज ये शब्दावली देख लीजिए। संविधान किसी देश के शासन के लिए बनाए गए कानून तथा सिद्धांतों का दस्तावेज कहलाता है। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा, जिसे जनता ने चुना है, जिसे क्या दिया गया, संविधान बनाने का दायित्व अधिकार दिया गया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय, जिसमें उसके आदर्श, संविधान के आदर्श और लक्ष्य उल्लेखित है। प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा राज्य जो अपनी सभी आंतरिक बाह्य नीतियों का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर सकता है। समाजवादी वह राज्य जिसमें लोगों की संपत्ति स्तर, अवसर की समानता प्राप्त होती तथा उत्पादन के साधन तथा उनका वितरण सरकार यानी राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए गणतंत्र देखिए, वह राज्य जो लोग के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासित होता है तथा जिसका प्रधान चयनित प्रतिनिधि होता, चुना गया पसंदीदा प्रतिनिधि। सारांश देख लीजिए बच्चों, संविधान कानूनों तथा नियमों का दस्तावेज होता है जिससे किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है। सभी आधुनिक राज्यों का अपना संविधान होता है और सरकारी तंत्र होता है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार देश का शासन संचालित होता है। प्रजातंत्र में संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। कानून एक यंत्र के सदृश है जो चीजों को नियमानुसार करता है। तो नियम स्थापित जो करता है, कानून करता है, जिसका पालन देश के नागरिकों को करना पड़ता है। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त हो। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, समझा होगा संविधान क्या है और किस तरह से संविधान का हमारे जीवन में महत्व है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास की बारी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए बच्चों देखिए, दहेज अधिनियम पारित किया गया। देखो, इनमें से कोई भी सन ठीक नहीं है। दहेज 1961 में पारित किया गया था, लेकिन 1961 यहाँ पर नहीं है। दहेज के अधिनियम क्या है, दहेज पर रोकथाम के लिए अधिनियम पारित किया गया था। तो देखो बच्चों, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। बाकी 1961 में दहेज अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1961 में। ठीक, चलिए अगला देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। हमें संविधान में लिखे कानूनों का डैश करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, डैश संविधान फ्रांस के संविधान की भांति भी हो सकता है तथा ब्रिटेन के संविधान की भांति भी। भारतीय
ठीक है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जो है मिला जुला संविधान है। बाहर से इसकी जो विशेषता है, बाहर विदेशों से अलग अलग, जहां हमें लगा कि क्या ये नागरिकों के लिए ये चीज सही है, ये उद्देश्य सही, वहीं से हमने लिया गया है। तो ये है क्या है, फ्रांस संविधान की भांति भी है और ब्रिटेन की भी। ठीक है, जो अच्छी चीजें थी वो हमने ले ली। हाँ देखिए, संविधान के डैश द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए, संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, डैश डैश की दृष्टि यानी कानून की दृष्टि। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। ठीक है, अगला देखिए, कानून किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का क्या है, यहाँ खाली स्थान नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ, उपकरण है। ठीक है, इसका खाली स्थान मैंने नीचे लिख दिया। चलिए विषयनिष्ठ प्रश्न तीसरा और चौथा, संक्षेप और विस्तार में। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार आप लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। बाकी सारा अभ्यास आपको करना है बच्चों। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।